Hello student, I am Professor Nancy Kansagra and we are going to study about the DBMS, Database Management System. In previous sessions, we study about what is database, why we need database and applications of the database. And in the second chapter, we have gone through the data model. In that, we learned about the entity relationship data model, why we need entity relationship data model and entity relationship data model और ER model वो हमें कैसे DBMS में यूजफुल होगा. So we study about that and if we are using the ER model so उसकी वजह से हमें हमारे डेटाबेस का एक ब्लूप्रिंट मिलता है. दैट इज द होल कंसेप्ट कि हम ER मॉडल क्यों यूज करते हैं, कि हमें जो भी डेटाबेस क्रिएट करना है उसका एक बेसिक रोड मैप हमारे पास रेडी हो जाता है अगर हम ER मॉडल को फॉलो करते हैं. एंड वी हैव शोवन कि कितने टाइप के सिंबल्स है और किस तरीके से हम ER मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सी चीजें उसमें चाहिए होगी. अभी ER मॉडल के बेसिक 3 कंसेप्ट थे. फर्स्ट वन इज एंटिटी, सेकंड वन इज एट्रीब्यूट एंड थर्ड वन इज रिलेशनशिप. तो हमने एंटिटीज के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में एंड रिलेशनशिप के बेसिक डेफिनेशन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि क्या एंटिटी है, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या है और उनके बीच में हम रिलेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं और उनके सिंबल्स भी हमने देखे थे. सो एंटिटीज के दो टाइप होते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी, सेकंड वन इज वीक एंटिटी. So we already study about the strong entity. So weak entity, what is weak entity? A weak entity is a type of entity which doesn't have its a key attribute. Okay, so हम बोल सकते हैं कि वीक एंटिटी ऐसा एंटिटी होगा जिसकी खुद की कोई प्राइमरी की नहीं होगी, वो दूसरी एंटिटी के प्राइमरी की पर डिपेंड करता है. एंड हम वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल के थ्रू शो कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स वाली एंटिटी है, उसको हमने डबल रेक्टेंगल के थ्रू शो किया है, सो ये वीक एंटिटी है. एंड यहाँ पे जो एटीएम एंटिटी है उसको हमने सिंगल रेक्टेंगल के थ्रू शो किया है कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है. एंड ये दोनों एंटिटीज के बीच में हमने एक रिलेशन शो किया है कि जो डबल ट्रायंगल के साथ हमने शो किया है, जो वीक रिलेशन शो करता है. अभी एटीएम एंटिटी है, ये हमारा एटीएम एंटिटी हुआ. एटीएम एंटिटी के हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है. वन इज एटीएम आईडी, सेकंड वन इज एड्रेस एंड थर्ड वन इज टाइम. सिमिलरली हमारा जो ट्रांजेक्शन एंटिटी है उसका हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है, ट्रांजेक्शन नंबर, अमाउंट एंड टाइप. So according to given this diagram, हमारा जो transaction number है is a discriminator within the group of the transaction in an ATM. Means कि हम बोल रहे हैं कि weak entity का जो concept है वो हम define कर रहे हैं कि weak entity है वो कैसे पता चलेगा. First of all कि हमने double rectangle के through उसको represent किया है and transaction number है वो हम ATM में भी consider कर सकते हैं. So according to this example यहाँ पे transaction number is a पार्ट ऑफ द ATM टू, सो उसको हम वीक एंटिटी में कंसिडर कर सकते हैं. बेसिकली जो हम ट्रांजेक्शन वाली एंटिटी यूज करेंगे उसके लिए हम प्राइमरी की जो यूज करेंगे वो हम कहाँ से लेंगे, वो हम हमारी ATM एंटिटी के पास से लेंगे क्योंकि हमारी वीक एंटिटी के पास उसकी खुद की प्राइमरी की नहीं होती है. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द वीक एंटिटी. नाउ वी हैव द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट एंड द वीक एंटिटी सेट. So in that first point is कि strong entity set always has a primary key, मतलब उसका खुद का एक यूनिक की होगा जो उसको डिफाइन करेगा, वो strong entity set होगा. एंड weak entity set में जैसे मैंने अभी बोला कि उसका खुद का प्राइमरी की नहीं होता है, so it does not have enough attribute to build a primary key. Second thing, strong entity is represented by a rectangle symbol while weak entity is represented by a double rectangle symbol. थर्ड चीज क्या है कि अगर हम प्राइमरी की रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी में हमने प्राइमरी की अगर शो किया है तो उसके नीचे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं जो डिफाइन करेगा कि ये प्राइमरी की है. जबकि वीक एंटिटी में हमारे पास पार्शियल की होता है. सो पार्शियल की को डिफाइन कैसे करोगे कि आपका जो भी एट्रीब्यूट होगा उसके नीचे ऐसे डैश 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 लगेगा. सपोज मेरे पास ए एट्रीब्यूट है, ठीक है,
तो मैं ए यहाँ पे शो करूंगी और ए के नीचे अगर डैश 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 होगा तो वो क्या होगा, मेरा वीक एंटिटी होगा। उसके बाद है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के जो मेंबर्स है वो डोमिनेंट एंटिटी सेट कहलाता है, एंड जो वीक एंटिटी के मेंबर्स होते हैं उसको सबऑर्डिनेट एंटिटी सेट बोला जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग एंटिटी में जो प्राइमरी की होती है उसके जो एट्रीब्यूट होते हैं वो उसके थ्रू हम इजीली उसके मेंबर्स को डिफाइन कर सकते हैं, जबकि वीक एंटिटी में हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी की एंड पार्शियल की का, जो होती है हमारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी का सेट, जो उसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि वो वीक एंटिटी है। देन स्ट्रॉन्ग एंटिटी में नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हम ईआर डायग्राम बनाएंगे उसमें जो रिलेशनशिप शो करेंगे, सो अगर वो दो स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बीच में अगर आप शो कर रहे हो तो वो कैसे आप सिंगल डायमंड के थ्रू शो करोगे, जबकि वीक एंटिटी में वो डबल डायमंड के सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में अभी देखा। So these are the basic difference between strong entity and weak entity, and इसके बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो कि जब भी आप कोई ईआर डायग्राम बना रहे हो तो उसमें एंटिटी का यूज होता है, सो आपको वो एंटिटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है वो इन डिफरेंस के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूट। अभी एट्रीब्यूट मतलब कि जो भी आप एंटिटी बनाते हो उस एंटिटी की कुछ वैल्यूज होती है जिसको बोला जाता है एट्रीब्यूट्स। जैसे कि अगर लेक्चर को मैं एंटिटी बनाऊं तो लेक्चर के एट्रीब्यूट्स क्या क्या बनेंगे कि टाइम है, डेट है, ड्यूरेशन है, प्लेस है। मतलब कि अभी मैं ये लेक्चर जो आपको डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है, लेक्चर को मैंने एक एंटिटी बनाया। एंटिटी कुछ भी हो सकता है, वो पर्सन हो सकता है, वो प्लेस हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो इवेंट हो सकता है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सपोज मैं लेक्चर को एंटिटी बना रही हूँ, तो लेक्चर के एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है कि टाइम है, डेट है, ड्यूरेशन है, प्लेस है। जो भी आपकी एंटिटी होती है उसके बेस्ड पे आपका एट्रीब्यूट डिसाइड होता है, और एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट होता है इलिप्स के थ्रू। यहाँ पे एक और एग्जांपल है जो बैंक वाला था, वही कि ट्रांजैक्शन एंटिटी है, ट्रांजैक्शन एंटिटी के ये 3 एट्रीब्यूट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप एंटिटी बना सकते हो, लाइक लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, कार है, वॉच है, तो उसके एट्रीब्यूट्स आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि वॉच है तो वॉच के फीचर्स है, वॉच का कलर है, वॉच मॉडल है, और उसमें टाइम है, राइट। सो उस वो क्या होंगे, वो आपकी वॉच के एट्रीब्यूट्स होंगे। सो आई होप नाउ यू गाइस आर क्लियर्ड विद कि एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, एंड रिलेशनशिप क्या है। अभी एट्रीब्यूट के 4 टाइप है, सिंपल और की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फर्स्ट वन इज सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट मीन्स कि ऐसी ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब कि स्टूडेंट और एम्प्लॉय और अ पर्सन कॉन्टेक्ट नंबर, किसी का भी कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है, आप उस 10 डिजिट के नंबर को आगे डिवाइड नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 5 डिजिट ये 5 डिजिट ये, हम एक साथ ही मोबाइल नंबर बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर इज एन यूनिक नंबर, राइट। सो उसको भी हम आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बेसिकली कोई भी ऐसी वैल्यू जो एटॉमिक वैल्यू होती है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते उसको बोला जाएगा सिंपल एट्रीब्यूट। सेकंड थिंग कंपोजिट एट्रीब्यूट, sorry, second thing composite attribute, second one is composite attribute। composite attribute means कि उसको ब्रेक डाउन करना पॉसिबल है, ऐसी वैल्यू या ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आप तोड़ सकते हो, राइट। एग्जाम्पल दिया है कि स्टूडेंट्स फुल नेम, जैसे कि आपका नाम होता है, सो आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम होता है। सो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम का कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ, राइट। सो वो क्या हुआ, कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ।
जैसे एम्प्लॉय नेम है, वर्कर नेम है, तो कोई भी ऐसी वैल्यू कि जिसको आप दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो उसको बोला जाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। थर्ड थिंग, derived attribute. Derived attribute means कि this is the type of the attribute is not included in the physical database. However, their values are derived from the other attribute present in the database. Means कि हमने जो भी डेटाबेस या टेबल क्रिएट किया होगा उस टेबल में ऑलरेडी कोई ऐसी वैल्यू होगी, उस वैल्यू के ऊपर से आप दूसरी एक और वैल्यू निकालते हो जिसको बोला जाएगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एग्जांपल है कि एज, अगर कोई एम्प्लॉय है या कोई स्टूडेंट है और अगर उनकी एज मेरे को फाइंड करनी है, बट उन्होंने जो भी फॉर्म साइन अप किया है, फॉर्म फिलअप किया है, उस फॉर्म में उन्होंने डायरेक्ट एज नहीं लिखा है बट उन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखा है। सो वो डेट ऑफ बर्थ पर से हम उनकी एज निकाल सकते हैं। सो वो होगा आपका डिराइव्ड एट्रीब्यूट, राइट। एंड देन है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मीन्स कि उसमें मोर देन वन वैल्यू अवेलेबल होगी, कि एक से ज्यादा वैल्यूज अवेलेबल है, उसको बोला जाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अभी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज कि मोबाइल नंबर, एक पर्सन के पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर्स हो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। फिर ईमेल एड्रेसेस, एक से ज्यादा मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस हो सकते हैं। और सोशल मीडिया अकाउंट्स, और माइट बी पॉसिबल कि एड्रेस टू बैंक अकाउंट, ये सारी चीजों सारी एट्रीब्यूट ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकते हैं। सो उसको बोला जाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट्स की जो मेन 4 टाइप्स है जिसका यूज होता है एट्रीब्यूट डिफाइन करने के लिए, राइट। उसके बाद है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी और रिलेशनशिप। सो the numerical attribute of the relationship between two entities or entity sets means कि जो हम एंटिटी बनाते हैं उसमें दो एंटिटी के बीच में या तो एंटिटी सेट्स के बीच में अगर कोई कॉम्बिनेशन होता है तो उसको बोला जाता है कार्डिनलिटी, और आप बोल सकते हो कि रिलेशनशिप। अभी वो 4 टाइप के हैं, 1 to 1, 1 to many to one and many to many। ये बेसिक 4 टाइप ऑफ द कार्डिनलिटी और रिलेशनशिप्स आर देयर, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज 1 to 1। 1 to 1 का कंसेप्ट क्या है कि one entity from entity set X can be associated with at most one entity of the entity set Y and vice versa। मतलब कि हमारे पास दो एंटिटी सेट होंगे। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है उसके पर से मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज ये एक एंटिटी सेट है X और ये है दूसरा एंटिटी सेट Y, ठीक है। अभी इस एंटिटी सेट X से ये एंटिटी सेट Y कनेक्टेड होगा और उसका एट मोस्ट वन एंटिटी सेट कनेक्टेड होगा। इन दोनों के बीच में एक एंटिटी सेट अगर कनेक्टेड होगा, ठीक है, सो वो बनेगा आपका 1 to 1 कार्डिनलिटी। And according to the example, one student can register for the numerous courses. However, all those courses have single line back to that one student. मतलब कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है, अभी ये स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है। जैसे कि कोर्सेज कंसिडर करो या आपके सब्जेक्ट्स कंसिडर करो, आप जिस भी पर्टिकुलर सेमेस्टर में हो आप 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी वो 4 से 5 सब्जेक्ट, एक स्टूडेंट को वो 4 से 5 सब्जेक्ट असाइन किए हुए हैं एंड वो जो कोर्सेज है उसकी अगेन लाइन बैक टू द स्टूडेंट। सो ये हुआ 1 to 1 रिलेशनशिप। सेकेंड वन है 1 to many। 1 to many का कंसेप्ट क्या है कि one entity from entity set X can be associated with multiple entities of entity set Y। कि अगेन दो सेट है हमारे पास X and Y, एक सेट है एंटिटी सेट X, दूसरा सेट है एंटिटी सेट Y। अभी इन दोनों के बीच में जो एंटिटीज है वो एक से ज्यादा एंटिटीज कनेक्टेड है, सो वो 1 to many हुआ। but an entity from entity set Y can be associated with at least only one entity। means
यहाँ से मल्टीपल एंटिटी सेट कनेक्ट हो सकते हैं। सपोज यहाँ से मैंने 2 से 3 एंटिटी सेट कनेक्ट किए, ठीक है, ये पॉसिबल है, बट जो वाई सेट होगा वो एक ही एंटिटी एक्स के साथ कनेक्ट कर पाएगा, उसको बोला जाएगा वन टू मैनी। जैसे कि एग्जांपल दिया है, एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, राइट। सो क्लास इज अ सेट x and student is a set y। ऑब्वियसली एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो वो क्या हुआ, वन टू मैनी। और वो पूरा जो स्टूडेंट का ग्रुप होगा वो एक ही क्लास को डिफाइन कर रहा होगा, सो दिस इज द वन टू मैनी। सो उसके बाद है मैनी टू वन। मैनी टू वन कंसेप्ट इज more than one entity from entity set X can be associated with at most one entity of entity set Y। मतलब कि दो सेट है हमारे पास X एंड Y, ठीक है। अभी X है, उसकी एक एटमोस्ट एक एंटिटी Y के साथ कनेक्टेड होगी, बट however an entity from entity set Y may or may not be associated with more than one entity from the entity set X। मतलब Y से X की जो एंटिटीज आ रही है वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैनी टू वन। मैनी स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द सेम क्लास। जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा उसका वाइस वर्सा, उसका ऑपोजिट, कि बहुत सारे स्टूडेंट एक क्लास में बिलोंग करते हैं, कि जैसे कि थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, सेवंथ सेमेस्टर है, सो वो एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं। सॉरी। उसके बाद है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का कंसेप्ट क्या है कि वन एंटिटी फ्रॉम एक्स कैन बी एसोसिएटेड विथ मोर देन वन एंटिटी फ्रॉम द वाई एंड वाइसा वर्सा। मतलब कि जो हमने अभी दो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी के सेट देखे एक्स एंड वाई, अभी इसमें कितनी भी एंटिटीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगी, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, सो दैट इज नोन एज एन मैनी टू मैनी। उसका एग्जांपल है कि student as a group are associated with multiple faculty members and faculty members can be associated with the multiple students। तो इजीली आप सपोज थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है, ठीक है, आप कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, आप कुछ जनरल सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं, तो आप दूसरे फैकल्टीज के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल फैकल्टीज के साथ आप कनेक्टेड हो। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा फॉर द फैकल्टी, की फैकल्टी थर्ड सेमेस्टर का लेक्चर भी ले रही है, सिमिलरली फिफ्थ सेमेस्टर का लेक्चर भी ले रही है, सेवन सेमेस्टर का लेक्चर भी ले रही है। सो ये रिलेशन हुआ मैनी टू मैनी। सो ये बेसिक चार कार्डिनलिटी और रिलेशनशिप है जिसका यूज करके हम ईआरडी डायग्राम बनाते हैं। सो हियर इज एन वन एग्जांपल कि आप ईआरडी डायग्राम कैसे क्रिएट कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। सो उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है कि इन अ यूनिवर्सिटी अ स्टूडेंट enrolls in a courses, a student must be assigned to at least one or more courses. Each course is taught by a single professor. To maintain instruction quality, a professor can deliver only one course। ठीक है, ये एग्जाम्पल है जिसका हमको ईआरडी डायग्राम बनाना है। सो ईआरडी डायग्राम बनाने के 5 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप है एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ है आइडेंटिफाई एट्रीब्यूट एंड फिफ्थ है क्रिएट ईआरडी। सो लेट्स चेक आउट कि स्टेप बाय स्टेप ये ईआरडी डायग्राम बनेगा कैसे। नाउ फर्स्ट स्टेप है एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। सो आपको जो एग्जांपल दिया गया है उसके ऊपर से आपको 3 एंटिटीज डिफाइन करनी है। सो यहाँ पे ये जो एग्जांपल आपको दिया गया था उसके ऊपर से 3 आइडेंटिटी बनती है, एक बनाई स्टूडेंट, एक बनाया कोर्स और एक बनाया प्रोफेसर। ये 3 आइडेंटिटीज की एंटिटी हमने डिफाइन की कि हम इन 3 एंटिटीज पे वर्क करेंगे।
सॉरी, उसको आप इजीली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटी। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड कि हमने एंटिटी आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अभी हमें दूसरा स्टेप देखना है। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड, सेकंड स्टेप इज रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। कि जो हमने 4 टाइप के रिलेशन अभी देखे, ठीक है, उसका यूज करके आपको इसको डिफाइन करना है कि क्या रिलेशन आप क्रिएट कर सकते हो। सो स्टूडेंट, कोर्स एंड प्रोफेसर, ये 3 चीजें हैं। जो हमारा एग्जाम्पल था उसके ऊपर से यहाँ पे 2 रिलेशनशिप डिफाइन होंगे। फर्स्ट वन इज कि स्टूडेंट को कोर्स असाइन किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ने आता है, एंड उसको डिलीवर कौन करता है? प्रोफेसर। सो प्रोफेसर डिलीवर्स अ कोर्स। सो असाइंड एंड डिलीवर, ये दोनों हम हमारा जो रिलेशनशिप का जो सिंबल है, ये वाला ट्राइंगल, उसमें वो पुट अप कर रहे हैं, उसको ड्रॉ कर रहे हैं। सो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीटेड कि हमने रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर दिया कि स्टूडेंट assigned a course and professor delivers a course. Now third step, जिसमें है कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन। कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन मीन्स जो हमने 4 टाइप्स अभी देखे, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many, उन चीज को हमें अभी ER डायग्राम में पुट अप करना है। हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमें इतना पता है कि अ स्टूडेंट कैन बी असाइन्ड मल्टीपल कोर्सेज, मतलब कि हम स्टूडेंट को एक से ज्यादा कोर्सेज डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो स्टूडेंट भी मल्टीपल होंगे और कोर्सेज भी मल्टीपल होंगे, उसकी वजह से यहाँ पे हमने मैनी टू मैनी यूज किया है, ठीक है। मैनी टू मैनी यहाँ पे शो किया है। एंड सेकंड जो हमारा रिलेशन है कोर्स एंड प्रोफेसर के साथ, उसमें क्या है कि प्रोफेसर कैन ओनली डिलीवर द वन कोर्स, क्योंकि आगे जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें डिफाइन किया गया था कि फॉर अ गुड क्वालिटी वो लोग प्रोफेसर को एक ही लेक्चर कंडक्ट कर, एक ही कोर्स डिलीवर करने के लिए बोल रहा है। सो टू डिफाइन दैट वी हैव चूजन 1 to 1। Okay, these are the symbols कि जो आपके कार्डिनलिटी रिलेशनशिप्स है, 1 to 1, 1 to many, many to 1, उसको डिफाइन करता है। हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीटेड हो गया। कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन हमने कर दिया, ठीक है। फर्स्ट हमने एंटिटीज डिफाइन किए, सेकंड उनके बीच में जो रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन करना था वो डिफाइन किया, उसका सिंबल रखा। थर्ड दिन कार्डिनलिटी डिफाइन किया कि कौन सी रिलेशनशिप किसके साथ होगी, स्टूडेंट एंड कोर्स के साथ कौन सी रिलेशनशिप होगी, एंड कोर्स एंड प्रोफेसर के साथ कौन सी रिलेशनशिप होगी, एंड उसको कैसे शो करना है। नाउ द लास्ट वन इज आइडेंटिफाइंग एट्रीब्यूट। अभी एंटिटी बना है तो उसके एट्रीब्यूट बनते हैं, राइट। सो एट्रीब्यूट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आप एक सर्वे कर सकते हो कि आपके पास जितने फाइल्स है, फॉर्म्स है, रिपोर्ट्स है, उन डेटा के अकॉर्डिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या चीजें मेंटेन की है, उसके बेस पे आप अपनी एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे हमने थोड़े से एग्जांपल्स लिए हैं कि जिसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और इस आइडेंटिफिकेशन में प्राइमरी की का यूज किया है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्राइमरी की। कि प्राइमरी की एक ऐसा की होता है जो यूनिक आईडी होता है, कि आप जो भी टेबल बनाते हो, आपकी जो भी एंटिटी होगी, उस एंटिटी को एक यूनिक की मिलता है जिसके थ्रू हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि उस टेबल में यूनिक आईडी क्या होगा। हमारे पास 3 एंटिटी है, स्टूडेंट, प्रोफेसर एंड कोर्स। उसकी तीनों की हमने प्राइमरी की बनाई। स्टूडेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी एंड कोर्स आईडी। एंड दूसरा हमने उसके एट्रीब्यूट बनाए। यहाँ पे सिंपल एक एक एट्रीब्यूट बनाया है, स्टूडेंट नेम, प्रोफेसर नेम एंड कोर्स नेम। जो हमने प्रीवियसली जो यहाँ पे डायग्राम बनाया था, ये थर्ड स्टेप का जो डायग्राम है, उसी को हम एक्सपांड करते हैं और उसमें हम यहाँ क्या कर रहे हैं,
सिर्फ एट्रीब्यूट का सिंबल ऐड कर रहे हैं और एट्रीब्यूट के सिंबल में नाम लिखा हुआ है। ये हमारा एट्रीब्यूट, 3 एट्रीब्यूट के नाम है। सो स्टूडेंट नेम, कोर्स नेम एंड प्रोफेसर नेम, ये 3 एट्रीब्यूट लिखे अकॉर्डिंग टू द एंटिटी। एंड हमारा प्राइमरी की, प्राइमरी की हम कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारा जो एट्रीब्यूट होता है उसके नीचे अंडरलाइन होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्राइमरी की का मैपिंग किया हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी एंड एम्प्लॉय आईडी। सो दिस इज द 4th स्टेप जो सक्सेसफुली हमने कंप्लीट किया। राइट, सो दिस इज द completed ERD and last one is modern representation of the ERD diagram कि हमने उसके जो attributes अलग से बनाए थे उसकी जगह आपने जो entity बनाया है वहीं पे आप define कर सकते हो उसके attribute and उसके primary key. So this is just a modified or modern representation of the ERD और simplified version कि यहाँ पे हमने symbols की जगह उसको easily define किया है. If you can't remember this, so आप with the symbols उसको define कर सकते हो, which is easier to recognize. So these are the 5 steps कि जिसका use करके आप ERD use करते हो. So let's quickly go through the highlight of the ER model कि हमें ER model क्यों use करना चाहिए. Sorry. So it is a high level data model diagram. फिर it is a visual tool जो रिप्रेजेंट करेगा आपके पूरे डेटाबेस को। फिर आपकी जो रिलेशनशिप और एंटिटी जो डेटा स्टोर्ड होते हैं आपके डेटाबेस में उसको इजीली डिफाइन कर सकता है। फिर इसके 3 बेसिक कंसेप्ट है, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। उनको भी हमने डिटेल में देखा कि व्हाट इज एंटिटी, व्हाट इज रिलेशनशिप एंड व्हाट इज एट्रीब्यूट्स। फिर एंटिटी क्या होगा, तो कुछ भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग लाइक प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट, इवेंट, कंसेप्ट कि जिसका हम डेटा बना सकते हैं और जिसको हम स्टोर कर सकते हैं। रिलेशनशिप इज नथिंग बट एन एसोसिएशन अमंग 2 और मोर एंटिटीज कि जो हमने अभी एंटिटी के बारे में पढ़ा कि जो भी आप एंटिटी चूज करते हो उसके बीच में आप कोई कनेक्टिविटी करवा रहे हो उसको बोलेंगे रिलेशनशिप। फिर वीक एंटिटी का कंसेप्ट था कि वीक एंटिटी की खुद की कोई यूनिक वैल्यू नहीं होती है, कि उसकी खुद की कोई की एट्रीब्यूट वैल्यू नहीं होती है। राइट, एंड we also shown कि ER diagram is helps you to define the numerical attribute of the relationship between two entities or the entity set, and for this kind of the reason basically आपके database का visual representation describe करने के लिए आप ER model का use कर सकते हो, and with the help of entity, attribute and relationship आप easily define कर सकते हो कि आपका flow क्या होगा। and this is the basic of the creation of your database कि जब भी आप कोई database या कोई टेबल क्रिएट करने बैठो अगर आप ER मॉडल फॉलो करते हो तो वो डेवलपर के लिए, डेटाबेस डिजाइनर के लिए वो इजी हो जाता है। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन पुट योर डाउट इन बिलो कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।